नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार को एक अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया। इस कदम ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के अनुरूप शिक्षा जगत में प्रथाओं को अपनाने के व्हाइट हाउस के प्रयासों को और तेज कर दिया। शुक्रवार को बोस्टन संघीय अदालत में दायर की गई शिकायत में हार्वर्ड ने कहा, ये निरस्तीकरण अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसका विश्वविद्यालय और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हार्वर्ड ने कहा कि एक कलम के झटके से सरकार ने हार्वर्ड के 1/4 छात्रों को मिटाने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय और उसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अदालत ने इस मामले में दखल देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। जिला अदालत ने इस मामले में स्थायी आदेश भी जारी किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर ट्रंप प्रशासन के फैसले पर चीन ने साफ कहा है कि वो अपने विदेशी छात्रों और स्कॉलर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। बता दें, ट्रंप के फैसले से हार्वर्ड में पढ़ने वाले लगभग 6,800 विदेशी छात्र प्रभावित होंगे, जो यूनिवर्सिटी की कुल छात्र संख्या का 1/4 हिस्सा हैं। इनमें से सबसे ज्यादा छात्र चीन से हैं, क्योंकि 2024 में हार्वर्ड के 6,703 विदेशी छात्रों में से 1,203 चीनी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को अमेरिका के बाहर बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। उन्होंने साथ ही जून महीने से यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने पहले ही एप्पल के टिम कुक को यह बता दिया है कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे उन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए, न कि भारत या किसी और देश में। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने द अटलांटिक पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एलन मस्क के लिए सब कुछ तब बदल गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें चीन के साथ संभावित युद्ध पर एक गुप्त पेंटागन की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। बता दें, मार्च 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक गुप्त बैठक में हिस्सा लेना था। लेकिन ट्रंप ने इस खबर को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया। स्टीव बैनन का कहना है कि ट्रंप के इस इनकार ने मस्क के लिए सब कुछ बदल दिया। बैनन ने कहा कि उस पल से मस्क का व्हाइट हाउस में प्रभाव कम होने लगा। मस्क उस समय तक व्हाइट हाउस में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख चेहरे थे, जो सरकारी खर्चों और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने का काम कर रहा था। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद मस्क ने अपनी भूमिका को कम कर दिया और टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बता दें, मस्क भी कह चुके हैं कि कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई को बताने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हमारे विदेश सचिव सहित प्रवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कैसे हुआ और क्या हुआ। थरूर ने कहा कि हम वहां लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि इस घटना को लेकर हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में हमारा रवैया ऐसा क्यों होगा। उन्होंने कहा कि हम बहस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें बताने और लोगों से मिलने जा रहे हैं, ताकि हम इस बारे में बात कर सकें कि हमने अब तक क्या क्या झेला है। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई को बताने के लिए बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हुआ है। सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पहला पड़ाव बहरीन होगा। उसके बाद ये दल कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया जाएगा। बहरीन के लिए रवाना होने से पहले AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम का जो दर्दनाक वाकया हुआ और हम उसे इन देशों में जाकर बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी धरती से आतंकी कैंप चला रहा है और उन्हें सहायता और सहयोग दे रहा है और ये आतंकी हमारे मुल्क में आकर आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम इन देशों के सामने रखेंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत से रिहा किए गए BSF जवान पूनम कुमार पश्चिम बंगाल में हुगली में अपने घर पहुंच गए। पूनम कुमार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन फिरोजपुर के पास हिरासत में ले लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पूनम कुमार गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। पूनम कुमार ने अपने घर पहुंचने के बाद कहा कि माँ पापा बहुत परेशान थे, इसलिए सबसे पहले उनसे मिलने आया। रिश्तेदारों से मिलकर अच्छा लग रहा है।
राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जाएंगे। यहाँ वो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे पुंछ पहुंचेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये राहुल का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया और कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण 20,000 से ज्यादा भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल समझौते के मुद्दे को उठाए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को महीने भर के लिए बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद इस दो तरफा एयर स्पेस बैन की शुरुआत हुई थी। IMF ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि पाकिस्तान को अतिरिक्त धनराशि देने के लिए उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले पर वोटिंग नहीं हुई थी, बल्कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। बता दें, भारत ने इस सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से खुद को दूर रखा था, क्योंकि उसने ऐसे फंड का उपयोग करने में पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद में अब कांग्रेस पार्टी ने हस्तक्षेप किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार 23 मई 2025 को भारत के CJI BR गवई को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि अम्बेडकर की प्रतिमा को सभी पक्षों की सहमति से कोर्ट परिसर में स्थापित किया जा सके। बता दें, अम्बेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा की स्थापना से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के वकीलों के दो गुटों के बीच टकराव शुरू हो गया। CJI को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने कहा है कि कानूनी रूप से स्वीकृत इस कदम का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और प्रतिमा की स्थापना में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो न केवल अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि देश के नागरिकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। बता दें, हाल ही में वकीलों के एक समूह ने हाईकोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वकीलों के एक अन्य समूह के साथ झड़प हो गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। BBC बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.